कुचिसाकी ओना। जापान के हिरोशिमा शहर में जैक और डैनियल अपने दो बच्चों निक और एरिक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। मम्मी मम्मी मुझे गार्डन घूमने जाना है। नहीं बेटा, देर हो गई, अब बाहर मत जाना, कल जाएंगे गार्डन। मम्मी जाने दो ना, हम दोनों जाएंगे, थोड़ी देर क्रिकेट खेलकर वापस आ जाएंगे। ओके जाओ, बट प्रॉमिस मी तुम अपने छोटे भाई एरिक का पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस मम्मी। और दोनों भाई थोड़ी देर में गार्डन में घूमने के लिए आ जाते हैं और खूब उछल कूद मचा रहे होते हैं। वहीं दूर से एक मास्क लगाई हुई बहुत ही खूबसूरत औरत उन दोनों को खेलते हुए देख रही होती है। एरिक को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। ये मैंने सिक्स मारा। एरिक, बॉल को इतना दूर मत मारो, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। निक को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उधर दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इधर मास्क वाली औरत धीरे धीरे एरिक की तरफ बढ़ रही होती है। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और वो लगातार एरिक को घूरे जा रही होती है। वो इस तरह से चलती है मानो हवा में तैर रही हो। तभी अचानक एरिक बॉल को गार्डन के बाहर मार देता है। एरिक, ये क्या किया तुमने? इतनी दूर बॉल मार दी, मैंने मना किया था ना। मास्क वाली औरत के बाल हवा में तेजी से उड़ रहे होते हैं। वो लगातार एरिक को ही घूरती रहती है। अचानक वो बिना चले ही 3 फीट आगे बढ़ जाती है। अचानक उसकी तरफ निक देखता है तो वो गायब हो जाती है। सॉरी भैया। ओके, मैं बॉल लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। ये बोलते बोलते निक गार्डन के बाहर बॉल ढूंढने चला जाता है। उधर एरिक चुपचाप अकेले खड़ा होता है। अचानक वो औरत एरिक के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो आप? क्या करोगे जानकर? बस ये बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? एरिक कुछ समझ ही नहीं पाता। वो लगातार मास्क वाली औरत को घूरते रहता है। अचानक वो थोड़ा ऊपर हवा में उड़ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। हाँ सुनते ही मास्क लगाई हुई औरत जोर जोर से हंसने लगती है और धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। उसका पूरा चेहरा एरिक देखकर चौंक जाता है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है और चेहरा पूरा बीच से कटा हुआ होता है। उसके चेहरे के घाव एकदम ताजा लगते हैं और लगता है जैसे अभी खून बहने लगेगा। उसके बाल भी अचानक हवा में उड़ने लगते हैं और आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। धीरे धीरे उसके पांव उल्टे हो जाते हैं। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? एरिक पूरी तरह से घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? अगर मैं ना बोला तो कहीं ये मुझे मार ही ना दे। हाँ ही बोल देता हूँ। हाँ। और उस औरत के हाथ अचानक पीछे मुड़ जाते हैं और वो एक बड़ी सी कैंची से एरिक पर तुरंत वार कर देती है, जिससे उसका चेहरा भी एकदम उस औरत के जैसे होठों के बीच से कट जाता है। एरिक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और छटपटा रहा है। मास्क वाली औरत जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। उधर दूर से निक बॉल लेकर लौटा है। एरिक, एरिक, तुम नीचे क्यों गिरे हो? निक एरिक का चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ता है और बुरी तरह से घबरा जाता है।
और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। उसका परिवार सीधा भागा भागा गार्डन आता है। एरिक, एरिक, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुमको? घबराओ मत डैनियल, हम उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भीड़ में आए हुए कुछ लोग घबराए हुए से उसको देख रहे होते हैं। तभी एक बुढ़िया आगे बढ़कर बोलती है, लगता है ये ओना का काम है। वो आ गई, वो हमारे इलाके में आ गई। ओना? कुचिसाकी ओना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है। इसको घर ले जाओ और पूजा पाठ करवाओ। गॉड विल नॉट फॉरगिव दैट लेडी। पता नहीं वो क्यों मासूम बच्चों को मार रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। कौन है ये कुचिसाकी? हम तो जानते भी नहीं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पूरी जांच परख के बाद वो बॉडी जैक और डैनियल को दे देती है। आप बॉडी ले जाइए, हमने जांच पड़ताल कर ली है। जैक और डैनियल दोनों अपने बेटे को दफना देते हैं और पुलिस स्टेशन दोबारा पहुंचते हैं। बोलो। जी, हमारे बेटे को एक औरत ने मार दिया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। आप लोग उसको पकड़ते क्यों नहीं? देखो डैनियल, पकड़ा उसको जाता है जो जिंदा हो। ये पहला नहीं 125वां केस है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और उधर कुचिसाकी नागासाकी शहर में फिर से किसी बच्चे को पकड़ लेती है। क्या मैं खूबसूरत हूँ? और कुचिसाकी उसको भी मार देती है। मतलब तुम्हारे बेटे को एक आत्मा ने मारा है। मैं कैसे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखूं और पकड़ूं? जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो किसी और को अपना शिकार बना चुकी होगी। मगर क्यों? कुचिसाकी ओना, आप उसके बारे में नहीं जानते? मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले जापान में कुचिसाकी नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बला की खूबसूरत थी और उसको इस बात का धीरे धीरे बहुत घमंड हो गया था। उसकी शादी एक सामुराई से हुई थी। कुचिसाकी, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ मैं। आपको तो खुद पे गुरूर करना चाहिए। कुछ सालों बाद समुराई को एक युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। कुची, अब मुझे लड़ाई पर जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, मुझे लेटर लिखती रहना। आई लव यू। आई लव यू टू। समुराई बहुत लंबे समय के लिए युद्ध पर रहा। शुरू में तो उसको कुचिसाकी लेटर्स भेजती रहती थी, मगर धीरे धीरे वो लेटर आने भी बंद हो गए। उधर कुचिसाकी भी बदचलनी की सभी सीमाएं तोड़ चुकी थी और दूसरे मर्दों से रिलेशन बनाने लगी थी। कुची, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तुम मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारी बन तो जाऊंगी, मगर सिर्फ एक रात के लिए। मैं अपनी खूबसूरती किसी एक पर जाया नहीं करना चाहती। उधर समुराई बहुत ही परेशान रहता था और उसको उसके एक दोस्त ने लेटर लिखकर कुचिसाकी के बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ ही दिनों बाद वो वापस घर लौट आता है और वो देखता है कि उसकी बीवी के साथ एक आदमी भी उसके घर में होता है। कौन है ये और यहाँ हमारे घर क्यों आया है? कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। मेरे दोस्त ने मुझे ठीक कहा था। ये बोलते हुए वो कमरे में जो आदमी था उसको मार देता है और धीरे धीरे कुचिसाकी की तरफ आगे बढ़ता है। नहीं, क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते समुराई हथियार बाहर निकाल लेता है। बहुत घमंड है ना तुमको अपनी खूबसूरती पर। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती हो ना तुम खुद को, तो ये लो। और गुस्से में समुराई आगे बढ़ते बढ़ते कुचिसाकी के चेहरे पर वार कर देता है और उसके चेहरे को होठों के बीच से काट देता है। चेहरे से तेजी से खून बहने लगता है। कुचिसाकी तड़प रही होती है। क्यों 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 मारा मुझे? जा, अब अपना चेहरा सबको दिखा।
इस चेहरे से सबको रिझाती है ना तू। अब कोई इसको पसंद करे तो बताना। कुचिसाकी बाहर खुद को आईने में देखती है। उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका है। नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये बोलते बोलते कुचिसाकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई, मगर खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से वो मर गई थी। खूबसूरत हूँ। ये वही कुचिसाकी है। ये इतने सालों बाद वापस लौट कर आई है और सबसे अपनी मौत का बदला ले रही है। ओह, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बस वो सबसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने ना बोला तो वो आपको तुरंत मार देगी, और अगर आपने हाँ बोला तो वो आपके चेहरे को भी बिल्कुल वैसे ही काट देगी जैसे उसका चेहरा कटा हुआ है। और अगर कोई इंसान दोनों सवालों का हाँ में जवाब दे तो भी वो उसका पीछा घर तक करती है और वहां जाकर उसको मार देती है। मतलब उसके सवाल का जवाब कुछ भी दो, मरना तो आपको पड़ेगा ही। मगर हम क्या करें? आप क्या, बड़े से बड़ा पादरी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी उसका पता नहीं लगा पाया है। मगर हम क्या करें? ऐसे ही छोड़ दें उसको? मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़े पादरी से पूजा करवाएं और प्रार्थना करें कि कुचिसाकी के आतंक से सब मुक्त हो जाएं। कहते हैं कि कुचिसाकी बहुत सालों तक जापान में आतंक मचाती रही और बच्चों को मारती रही। क्या मैं खूबसूरत हूँ? नो। और एक दिन वो अचानक गायब भी हो गई। आज भी लोग ये सोचकर हैरान हैं कि वो आई क्यों थी, और अगर आई भी थी तो गई क्यों। एक एनाबेल गुड़िया की सच्ची कहानी। डोना को उसकी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक गुड़िया गिफ्ट में दी थी। गुड़िया पाकर वो खुशी से अपनी सहेली एंजी को दिखा रही थी। एंजी देखो कितनी प्यारी डॉल है, मम्मी ने बड़े प्यार से दी है। आई लव डॉल टू मच। मैं बचपन से ही डॉल की दीवानी हूँ। मेरी मम्मी मेरी पसंद जानती है। ये सचमुच बहुत ही क्यूट है, ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। सो ब्यूटीफुल। डोना कुछ देर तक डॉल से खेलकर उसे पलंग पर रखकर एंजी के साथ नाश्ता करने चल देती है। अचानक डॉल की आंखें लाल हो गईं और उनमें एक डरावनी चमक आ गई। कुछ समय के बाद जब दोनों सहेलियां उस कमरे में वापस आईं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो डॉल पलंग पर से कुर्सी पर पहुंच चुकी थी। उसकी दोनों आंखें लाल लाल हो गई थी। ये सब अचंभित करने वाला दृश्य था। अरे, इसे तो मैंने पलंग पर रखा था, ये कुर्सी पर कैसे चली आई? क्या तुमने इसे उठाया था? नहीं नहीं, अब हम दोनों के सिवाय इस कमरे में तीसरा कोई आया भी नहीं। फिर ये डॉल वहाँ पहुँची कैसे? ये कैसे संभव है? दोनों सहेलियां जब दूसरी तरफ देखने लगीं तो एक खौफनाक आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उस दिन के बाद अक्सर ही उस डॉल के साथ कुछ न कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। तेज दिल को दहलाने वाली खौफनाक आवाजें निकलती थीं। वो कभी पलंग के नीचे पहुंच जाती तो कभी दरवाजे पर। उस डॉल के साथ ये सब अनहोनी घटना एक पहेली बन गई। कभी कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आती, जैसे कोई बच्ची जोर से खिलखिलाकर हंस रही हो। इसके विपरीत कभी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाजें भी उसी डॉल के मुंह से निकलती थीं। ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें थीं। दोनों सहेलियां अक्सर डर के मारे सहम जाती थीं। एक दिन डोना जब अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में आई तब उसने देखा कि उसकी कई किताबें बिखरी हुई थीं। कई सारे कागज के टुकड़े घर में फैले हुए और उन पर हेल्प हेल्प लिखा हुआ था। डरावनी आवाज के साथ कागज इधर उधर उड़ने लगे। उस दिन डोना ने डॉल को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे।
वे दोनों बहुत घबरा गई थी। वे डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं और उन्होंने झट से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलवा लिया। देखिए, इस डॉल के अंदर एक 7 वर्षीय बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची का नाम एनाबेला हिंगिस था, जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये बच्ची की आत्मा प्यार की भूखी है। इसे आप लोगों से लगाव हो गया है। आगे आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि डॉल को अपने साथ रखना है या हम इसे हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। इस डॉल ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बहुत ही प्यारी डॉल है। हमें भी अभी इससे बहुत अधिक लगाव हो चुका है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों का एक दोस्त जिसका नाम लो था, उनके अपार्टमेंट में रहने को चला आया। वो एक अलग कमरे में रहने लगा। लो ने एनाबेल डॉल को बड़े ही ध्यान से देखा। तब डॉल में उसे कुछ अजीब हरकतें नजर आईं। उसके मन में कुछ शंका आ गई। डोना, इस डॉल को यहाँ से हटा दो, वरना किसी दिन कोई अनहोनी घटना घट सकती है। लो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम लोग एनाबेल के साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं। हम इससे और ये हमसे प्यार करती है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। उस समय दोनों को लो की बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके विश्वास ने लो की आशंका को खारिज कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। एक दिन लो अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था। भयानक आवाजें उसकी ओर बढ़ने लगी। वो हंसी और भयानक होती रही। उसने देखा एनाबेल तेजी से हवा में उड़ते हुए उसके पास आ रही थी। वो उसके ऊपर गोल गोल मंडराने लगी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसके होठों के किनारों पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते वो लो के सीने पर सवार हो गई। अचानक लो के सीने में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। बचाओ, 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 कोई मुझे स्टॉल से बचाओ, 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 कोई मुझे स्टॉल से बचाओ। भयानक आवाजें आ रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर तेज वार कर रहा है। भयानक हंसी कमरे में गूंजती रही। लो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। भयानक डरावनी आवाजें आती रहीं। वो बुरी तरह डर चुका था। उसके कपड़े फट गए थे। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और देखते ही देखते बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो दर्द से करहाने लगा था। उसके सीने पर नाखून के 4 गहरे निशान थे। वो जख्मी हो चुका था। डोना और उसकी सहेली को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। वे दोनों काफी डरी हुई लग रही थीं। डोना अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये बात आसपास फैल गई। लोगों ने एक पादरी हैगन को बुलवाया। उन्होंने एनाबेल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस डॉल को वश में करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़े पादरी कुक को बुलवाया। उन्होंने एडन लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इन सभी लोगों ने मिलकर एनाबेल डॉल का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। सच्चाई की एक एक परत खुलती जा रही थी। एडन लॉरेन ने अपने जीवन में इतनी खतरनाक और रहस्यमयी डॉल कभी नहीं देखी थी। उन्होंने काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसकी सच्चाई का पता लगा ही लिया। उन्होंने पाया कि उस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बड़े खूंखार शैतान की आत्मा बसी हुई थी, जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। उस शैतान का मुख्य मकसद डोना या उसकी सहेली के शरीर पर पूरा नियंत्रण करना था। यदि वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाता तो सदैव के लिए बड़ी तबाही कर सकता था। एडन लॉरेन ने जब इस सच्चाई का खुलासा किया तो डोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांपने लगी थी। सर, मुझे बड़ा डर लग रहा है। प्लीज मुझे इस खतरनाक डॉल से बचाइए। इसे आप यहाँ से ले जाइए। ये कभी भी किसी के लिए भी जानलेवा बन सकती है।
तुम चिंता मत करो माय चाइल्ड, मैं इसे यहाँ से हमेशा के लिए लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं रह जाएगा। इसके बाद एडन लॉरेन उस डॉल को अपने कार की डिक्की में रखकर वहां से चल पड़े। उनकी कार कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक उनका स्टीयरिंग लॉक हो गया और डिक्की से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। उनकी कार पूरी तरह ठप हो चुकी थी। एडन लॉरेन ने बहुत कुछ सोचा समझा और फिर होली वाटर लेकर उस एनाबेल डॉल पर छिड़क दिया। होली वाटर के प्रभाव से अब डॉल शांत हो गई। उन्होंने कार स्टार्ट की और घर पहुंच गए। वे जान गए थे कि डॉल पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। एडन लॉरेन के घर पर भी वो डॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने लगी। इसके बाद उन्होंने एक और मशहूर कैथोलिक प्रीस्ट जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलवाया। प्रीस्ट जेसन ने अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखाया और डॉल को हाथ में उठाकर कहा, तुम एक साधारण डॉल हो, तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इतना कहने के बाद वे वहां से अपने घर चले गए। कुछ देर के बाद खबर आई कि वे एक एक्सीडेंट में मरते मरते बाल बाल बच गए। अब तो प्रीस्ट जेसन और एडन लॉरेन ने एक साथ निर्णय करके एनाबेल डॉल को एक लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया। उस पेटी को उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया। आज भी वो डॉल उसी लकड़ी की पेटी में म्यूजियम में रखी हुई है। एक बार एडन लॉरेन के एक मित्र ने एनाबेल डॉल के बारे में चर्चा करते हुए उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद वे मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वे मर गए। लोग एनाबेल का नाम लेने से भी डरने लग गए। अब भी एनाबेल उस म्यूजियम में उस लकड़ी के बक्से के अंदर बंद पड़ी हुई है। उसे किसी ने भी खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की है। आज भी एनाबेल को लोग दुनिया की सबसे खतरनाक श्रापित डॉल मानते हैं। सबरीना। ये बात 1935 की है। इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर में जॉनी और मारिया एक बच्ची किट्स के साथ रहा करते थे। किट्स असल में जॉनी की भतीजी थी, जिसको दोनों ने उसके माँ बाप की मौत के बाद अडॉप्ट कर लिया था। बेटा, आप खुश क्यों नहीं रहते? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं अंकल? अब मैं और मारिया ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी किट्स हमेशा ही उदास रहा करती थी। जॉनी की एक फेमस टॉय शॉप थी, जिसकी डॉल्स पूरे इंडोनेशिया में प्रसिद्ध हुआ करती थी। जॉनी ने डॉल्स का एक बहुत ही फेमस ब्रांड बनाया था, जिसका नाम सबरीना था। और एक दिन जॉनी एक सबरीना डॉल किड्स के लिए घर लेकर आता है। ये किड्स के लिए गिफ्ट है मारिया, तुम उसको दे देना। ये क्या है पापा? मारिया, ये सबरीना डॉल है बेटा, जिसको तुम्हारे पापा ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। ये बाकी डॉल से साइज में भी बड़ी है। थैंक यू आंटी। मारिया, मुझे नहीं बेटा, अपने पापा को थैंक्स बोल देना। किड्स हमेशा खुश होने का दिखावा करती, मगर मन ही मन वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी। कुछ ही दिनों में वो 8th क्लास में आ जाती है और जॉनी और मारिया उसको सिटी के बाहर एक स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में वो कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेती है। क्या नाम है तुम्हारा? किड्स नाम है मेरा। मेरा नाम बुश है और मैं तुम्हारी क्लास का मॉनिटर हूँ। ये मेरा ग्रुप है, बिशप, मार्टिन, लायरा। और देखते देखते किड्स का स्कूल में मन लगने लगता है और वो पहले से थोड़ी खुश रहती है, मगर आज भी वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती है। एक दिन स्कूल में बुश बाकी सभी बच्चों के साथ एक गेम खेल रहा होता है, जिससे मरी हुई आत्माओं को बुलाया जा सकता है और फिर उनसे बातचीत की जा सकती है और वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकते हैं। ये क्या कर रहे हो बुश? चुपचाप पास में बैठ जाओ किड्स, मैं अपनी ग्रैनी को यहाँ बुला रहा हूँ। मैं उनको बहुत प्यार करता था और मुझे उनसे मिले बहुत दिन हो गए थे। तो क्या इससे मरे हुए लोग भी आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं अगर ढंग से बुलाओ तो, मगर उनको बहुत ही ध्यान से वापस भी भेजना होता है।
अगर नहीं भेजा तो वो हमारी दुनिया में बहुत तबाही मचा देते हैं। और बुश गेम खेलने लगता है। सब लोग कमरे की लाइट्स बंद कर देते हैं और थोड़ी देर में ही वहाँ एक प्रेत आत्मा आ जाती है। पूरे कमरे की तस्वीरें हिलने लगती हैं और अचानक ही वहाँ बुश की ग्रैनी आ जाती हैं। बुश उससे बातें करने लगता है और किड्स ये सब देखती रह जाती है। बुश की ग्रैनी के जाने के बाद सब लोग प्रार्थना करते हैं ताकि वो अपनी एंटिटी में अच्छे से लौट जाएं और धरती लोक पर ना रहें। गो बैक ग्रैनी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप लौट जाओ। इस तरह से मैं भी अपनी माँ से मिल सकती हूँ। मुझे पता चल गया कि वो आखिर अचानक से कहाँ चली गयी। बुश, क्या तुम मुझे इस खेल के बारे में सिखाओगे? मैं भी अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है किड्स, मैं तुमको बता दूंगा, मगर प्रॉमिस करो कि तुम इसको अकेले में करोगी और साथ ही जिस भी आत्मा को तुम बुलाओगी उनको प्रेयर करके अच्छे से उनकी दुनिया में वापस भी भेज दोगी। ठीक है बुश, मैं ध्यान रखूंगी। और बुश किड्स को गेम के सभी रूल समझा देता है और साथ ही उसको वो पेंटिकल भी देता है जिससे एंटिटी को बुलाया जाता हो। अमावस्या की आधी रात को किड्स अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पेंटिकल कमरे में लगा देती है और बीच में एक मोमबत्ती लगाकर पूजा चालू कर देती है और अपने मम्मी पापा का आह्वान करती है। प्लीज कम बैक, ऑन द नेम ऑफ गॉड एंड डेविल, आई एम कॉलिंग यू। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और किड्स सब सामान साइड में रखकर दरवाजा खोलती है। उसकी आंटी मारिया कमरे में सबरीना डॉल लेकर आती है और वो उसको किड्स को दे देती है। इसको तुमने बाहर ही छोड़ दिया था बेटा, इसलिए देने आई थी। गुड नाइट। थैंक गॉड आंटी ने मुझे पेंटिकल के साथ नहीं देखा, वरना प्रॉब्लम हो जाती। मगर मम्मी को बुलाने के लिए मुझे अब अगली रात तक वेट करना होगा। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही नींद आ रही है। थैंक यू फॉर द डॉल। किड्स डॉल को साथ लेकर ही सो जाती है। उसके सो जाने के तुरंत बाद सबरीना डॉल की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद उड़कर पास की एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। मतलब किड्स की पूजा व्यर्थ नहीं गई थी और दूसरी दुनिया से एंटिटी आकर सबरीना डॉल में घुस चुकी होती है। सबरीना बार बार अलग अलग जगह बदलती रहती है। मैं कल रात फिर से पेंटिकल बिछाकर अपनी मम्मी को बुलाऊंगी। मुझे मम्मी से मिलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। किड्स अगली रात फिर से पेंटिकल्स बिछाती है और अचानक सबरीना डॉल में हलचल चालू हो जाती है। वो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लग जाती है और अचानक से उसके नाखून भी निकल जाते हैं और बाल भी लाल रंग के हो जाते हैं। उसके पाँव उल्टे होते हैं और वो जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर चल रही होती है और वो अब मारिया पर अचानक से हमला कर देती है। मार दूंगी मैं तुमको, मार दूंगी। कौन हो तुम? कैसे आई मेरे घर? चली जाओ यहाँ से। और अचानक डीमन मारिया और उसके पति पर भी हमला कर देती है। दोनों हमले में लहूलुहान हो जाते हैं। वो मारिया के अंदर घुसने की कोशिश करती है मगर जैसे तैसे दोनों उस घर से बाहर निकल आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये और हमारे घर में कैसे आई? पता नहीं मारिया, हमें इसका पता लगाना होगा। मेरी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त है डेरला, हमें उससे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जल्दी चलो, इसके पहले कि वो कुछ और नुकसान कर दे। और मारिया और जॉनी दोनों डेरला के पास पहुंचते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं। वो जरूर कोई पुरानी डीमन है जो कोई पुराने हिसाब किताब को पूरा करने आई है। हमको क्या करना चाहिए? उसका पता लगाने के लिए हमें वापस घर जाना पड़ेगा। और इस तरह से चारों वापस घर आ जाते हैं और चार्ली गेम और पेंटिकल की मदद से वो वापस डीमन का आह्वान करते हैं। मगर डीमन इतना शक्तिशाली होता है कि वो गेम को ही जला देता है और अचानक से पूरे घर में फिर से अंधेरा हो जाता है। सभी तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं और दीवारें हिलने लगती हैं। तभी सामने से किड्स उड़ती हुई आती है। अरे किड्स को क्या हो गया? दूर रहो उससे, वो वश में हो गई है। उसके अंदर डीमन घुस गया है, दूर हो जाओ। नहीं, ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़ दूं? तभी किड्स आगे बढ़कर उन चारों पर ही हमला कर देती है। वो कभी दीवार पर उल्टा लटक जाती है तो कभी उड़ने लग जाती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि चारों मिलकर भी उससे लड़ नहीं पाते हैं।
किड्स की आंखों से जैसे खून निकलने लगता है और वो अचानक मारिया का गला पकड़ लेती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी डेरला जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और वो किड्स को पकड़ लेती है। डीमन को उसके अंदर से निकालकर वो सब घर से बाहर आ जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। थैंक गॉड, हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब वो बाहर नहीं आएगी। मगर वो कौन थी डेरला, और हमारे पीछे क्यों पड़ी थी? वो बगिया डीमन थी, शैतान की बेटी, सबसे ताकतवर बुरी शक्ति। जरूर इस घर में किसी ने आत्मा को बुलाने के लिए आह्वान किया है और इस तरह से बगिया इस घर में आ गई। किसने किया? ये सुनते ही किड्स जोर जोर से रोने लगती है। मैंने किया आंटी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको बुलाने की कोशिश की थी। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? इसी डीमन का तुम्हारी मम्मी ने भी आह्वान किया था और उसको वापस भेजने के प्रोसेस में ही तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई थी। ओह जीसस, क्या बोल रही हो? अब क्या करें हम? उसको मारने का एक ही तरीका है जॉनी और मारिया। काली पहाड़ी की गुफा में एक खंजर है, हमें उसको लाना होगा। सिर्फ उसी चाकू से ही बगिया को वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है, वरना वो वापस जिंदा हो जाएगी। तो देर मत करो, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो जिंदा हो जाए। मारिया और जॉनी डेरला द्वारा बताई हुई पहाड़ी से खंजर ले आते हैं और उनको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर उन सब ने एक गलती की हुई होती है। घर से बाहर आते वक्त किड सबरीना डॉल अपने साथ लेके आती है। थोड़ी देर तक तो डॉल शांत रहती है, मगर कुछ समय बाद उसके अंदर बगिया डीमन प्रवेश कर जाती है और डॉल की आंखें खुल जाती हैं। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? मैं तुमको भी मार दूंगी और अपनी दुनिया में साथ लेकर जाऊंगी। और ये बोलते बोलते वो अचानक से मारिया को पोसेस कर लेती है। मारिया का रूप पूरी तरह से बदल जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है। जॉनी, डेरला और किड्स ये देखकर घबरा जाते हैं। डेरला तेजी तेजी से मंत्र पढ़ने लगती है। ऑन द नेम ऑफ जीसस, डीमन गो अवे। ऑन द नेम ऑफ जीसस, डीमन गो अवे। और डेरला जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते हुए पोजेस्ड मारिया पर होली वाटर छिड़कने लगती है। बगिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो तुरंत डेरला पर हमला कर देती है। वो डेरला के हाथ से डायरी लेने की पूरी कोशिश करती है और अपने दांत उसकी गर्दन में लगा देती है और मांस खाने लगती है। छोड़ दो डेरला को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बातें मत करो, खंजर लाओ। मगर मारिया को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, तुम उस पर खंजर चला दो। दोनों में बहुत लड़ाई चल रही होती है। तभी डेरला फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और वहीं जॉनी पीछे से आकर मारिया पर खंजर से हमला कर देता है। बगिया डीमन मारिया के अंदर से निकल जाती है और तड़प कर अलग गिर जाती है। डेरला उसके ऊपर होली वाटर छिड़कने लगती है। धीरे धीरे बगिया धुआं धुआं होकर उड़ जाती है और डेरला सबरीना डॉल को तुरंत आग लगाकर उसको जला देती है। ये क्या कर रही हो? इसको जलाना होगा ताकि बगिया दोबारा कभी वापस न आ पाए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और किड्स भी जॉनी और मारिया को अपना माँ बाप मानने लगती है। मगर एक दिन फिर से जॉन एक नई डॉल किड्स के लिए लेकर आता है और हम देखते हैं कि रात को उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। स्लेंडर मैन। बात 1996 की है। 4 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, कूपर, रोजी, जोसेफ और मैरी। चारों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते। चारों दोस्त हमेशा आपस में ही हंसी मजाक करा करते थे। उनके ग्रुप को कभी भी 5वें आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर तुमको कोई भी नहीं मिलेगी लाइफ में, देखना। कोई बात नहीं, मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। गॉड, आई कांट बिलीव मैरी, तुमको कूपर जैसे बंदे को झेलना पड़ेगा। कॉलेज में विंटर वेकेशंस अनाउंस हो जाते हैं।
और चारों दोस्त जंगल में एक साथ घूमने का प्लान करते हैं। मैं पापा की ओपन जीप ले आऊंगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। यो, मैं तो बस सोच रही हूँ कौन से कपड़े पहनूं। अरे मैरी समझाओ इसको, ये वहाँ पर ड्रेस पहन कर ना जाए, हम जंगल जा रहे हैं, क्लब नहीं। वो सब मुझे नहीं पता, बस बढ़िया सा कैमरा जरूर ले आना, मुझे तो बहुत सारे फोटोज क्लिक करने हैं बस। एक ओपन जीप लेकर वो चारों पास ही के एक जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। जोसेफ, जीप को यहीं छोड़ देते हैं और आगे पैदल घूमते हैं। ठीक है। चारों जब जंगल में पैदल घूम रहे होते हैं तब जंगल धीरे धीरे गहरा और घना होता जाता है। ऊपर कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना, घूर क्या रहे हो, जल्दी से कैमरा निकालो और मेरी खूब सारी फोटोज खींचो। अच्छा, और कोई काम तो नहीं है ना मैडम, बस आपकी जी हजूरी करता रहूं। चारों जंगल में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रोजी नोटिस करती है कि मैरी पीछे ही रह गई और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अरे कूपर, मैरी कहाँ रह गई? तुम्हारे साथ ही तो फोटो खींच रही थी वो। हाँ यार, कहाँ रह गई? मेरे पीछे पीछे ही तो आ रही थी। कितनी फोटोज खिंचवाए हैं उसने मुझसे। अच्छा, जरा कैमरा तो दिखाओ। रोजी ध्यान से सब फोटोज देख रही होती है। मैरी सभी फोटोज में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। अचानक उसको फोटोज में एक बहुत ही पतला और लंबा आदमी दिखाई देता है, जिसने ब्लैक कोट पैंट पहना होता है, जिसका चेहरा ही नहीं होता और वो मैरी की तरफ बढ़ रहा होता है। रोजी चिल्ला देती है, ऊपर, जोसेफ, जरा तस्वीरों को देखो। तीनों साथ में फोटोज देखने लगते हैं और तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी ब्लैक सूट पहना होता है और उसके हाथ टेंटिकल्स के जैसे होते हैं। वो लगातार मैरी के पास आ रहा होता है और अचानक से मैरी आगे की तस्वीर में गायब हो जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मैरी कहाँ गई? अरे सोचने समझने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी भागो यहाँ से। मगर मैरी? भागो, मैं बोल रहा हूँ, मैरी को ढूंढ लेंगे हम। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं कि उनको रास्ते में अचानक मैरी दिखती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती हैं और शरीर से टेंटिकल्स निकल चुके होते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे छोड़ के भाग रहे हो तुम? मैरी जैसे ही मुंह खोलती है, उसके मुंह से काला काला पदार्थ निकलने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक बहुत ही लंबा आदमी बनने लगता है और बहुत ही बड़े आकार में दिखाई देने लगता है। उसका मुंह बहुत ही लंबा और पूरी तरह से सफेद होता है और उसके टेंटिकल्स हिल रहे होते हैं। उसके चेहरे पर ना ही आंखें होती हैं, ना ही कान और मुंह, पूरी तरह से बस ब्लैंक। सब घबराकर पीछे हट जाते हैं और वो लंबा आदमी इस बार जोसेफ की तरफ बढ़ता है और उसको काबू में कर लेता है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना वो हमको भी पकड़ लेगा। रोजी भागते भागते पीछे मुड़कर देखती है तो जोसेफ और मैरी दोनों उस लंबे आदमी के साथ दूर जा रहे होते हैं। God will never forgive me. दोनों वहाँ से बहुत तेजी से भागते हैं और जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस के साथ मैरी को ढूंढने आते हैं। ठीक है, हमने रिपोर्ट्स लिख ली हैं, मगर जिस तरह से आपने हमें बताया वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा। वो स्लेंडरमैन है। उसकी ऑलरेडी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं हमारे पास। वो सुपर नेचुरल पावर है। हम कोशिश करेंगे पता करने की। स्लेंडरमैन? जी हाँ, स्लेंडरमैन। वो हमेशा यंगस्टर्स को पकड़कर ले जाता है। उसका आतंक तो पूरे एरिया में है। आप लोगों को जंगल में नहीं जाना चाहिए था। अब आप अपने कॉलेज और पेरेंट्स को भी सब इन्फॉर्म कर दो। दोनों कॉलेज वापस आ जाते हैं। रोजी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके दिमाग से स्लेंडर मैन का डर ही नहीं निकल पाता। कूपर उसकी मदद की बहुत कोशिश करता है, मगर कुछ भी ठीक नहीं होता और प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। लिसन, आपकी बेटी को मानसिक आघात हुआ है
उसकी किसी बड़े पादरी से पूजा करवाइए, वरना वो पागल हो जाएगी। जी सर। रोजी के पेरेंट्स उसको चर्च लेकर जाते हैं और पादरी उसके सर पर हाथ रखता है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ वो ठीक है, मगर उसको मानसिक आघात हुआ है। उसने स्लेंडर मैन को देखा है। इतना आसान नहीं है इसको ठीक करना। मगर ये स्लेंडर मैन है कौन? स्लेंडर मैन हमेशा युवा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत सालों पहले की बात है। साइमन नाम का एक बहुत ही प्यारा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने की बजाय जंगल में अकेले घूमना और खेलना पसंद था। साइमन, तुम अकेले जंगल में मत जाया करो। कितनी बार बोला है तुमको। एक दिन जब साइमन जंगल से घूमकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका था और उसी घर में उसके पेरेंट्स की जलकर मौत हो चुकी थी। साइमन वहाँ से रोता रोता बहुत दूर भाग गया और जंगल में कहीं दूर चला गया। God, I will never forgive you. आपने मुझसे मेरे मम्मी पापा छीन लिए। तभी उसको दूर से बहुत ही बुरी औरत दिखाई देती है जो जंगल में ही बने एक छोटे से घर में रहती है। साइमन उसके पास चला जाता है और वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। उस दिन से साइमन उसको ग्रैनी कहकर पुकारना चालू कर देता है। ग्रैनी की एक पोती भी होती है, एंजेलिना। मेरी दोस्त बनोगी साइमन? Why not, एंजेलिना? और इस तरह से दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद ग्रैनी की मौत हो जाती है और एंजेलिना बहुत टूट जाती है। उदास मत हो एंजेलिना, तुम अकेली नहीं हो। क्या मुझसे शादी करोगी? और दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोनों को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम दोनों ने स्लेंड्रीना रखा। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। थैंक यू एंजेलिना, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरा घर बसेगा, बट ऑल थैंक्स टू यू। धीरे धीरे स्लेंड्रीना बड़ी होने लगती है। तीनों का टाइम बहुत ही अच्छा बीत रहा होता है कि एक दिन जब साइमन काम से घर लौटता है तो देखता है कि एंजेलिना और स्लेंड्रीना दोनों खून से लथपथ आंगन में पड़ी हैं। वो अचानक ये देखकर भौचक्का रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और सीधा रसोई की तरफ भागता है। अचानक से कुछ तेज गिरने की आवाज आती है। दोनों एंजेलिना और स्लेंड्रीना रसोई की तरफ भागती हैं। दरअसल दोनों ने साइमन से मजाक करने के लिए मरने का नाटक किया होता है, मगर जैसे ही वो रसोई में पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि साइमन ने खुद को चाकू मार लिया होता है। साइमन, ये तुमने क्या किया? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? साइमन मर जाता है और एक काला साया उसके अंदर समा जाता है और साइमन अचानक से लंबा होने लगता है। उसके चारों तरफ टेंटिकल्स निकलने लग जाते हैं। उसके चेहरे की सब पार्ट्स, नाक, कान, मुंह सब एक एक करके गायब होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल सफेद लंबा। उसकी हाइट भी 2 गुना हो जाती है और वो दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर एंजेलिना कैसे न कैसे करके स्लेंड्रीना को वहाँ से भगा देती है। भागो बेटी भागो, अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। मगर आप भी चलो ना मम्मी। हाँ, मैं भी आ रही हूँ, मगर तुम पलट कर मत देखना, बस निकल जाओ यहाँ से। एंजेलिना इतनी तेजी से भाग नहीं पाती और उसको साइमन पकड़ लेता है और अपने काले साए की दुनिया में साथ लेकर चला जाता है। बस तब से ही उस काले साए को सब लोग स्लेंडर मैन कहने लगे हैं और कहते हैं वो आज भी अपनी 14 साल की बच्ची को जंगल में ढूंढता रहता है। इसीलिए वहाँ जब भी कोई यंगस्टर जाता है वो उसको पकड़ लेता है। मगर फादर, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। हैव फेथ इन जीसस। बस इसको शाम को कहीं बाहर अकेले मत जाने देना। हर बुरे साए से बचाना होगा उसको और उसके गले में ये मंत्रोच्चारित क्रॉस पहना दो। रोजी के पेरेंट्स रोजी का सब तरह से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, मगर वो पागलों की जैसे ही रहने लगती है और आज तक वो स्लेंडर मैन के साए से निकल नहीं पाई। वो लंबा मुंह, वो लंबे टेंटिकल्स, जब भी वो उसके बारे में बात करती है, जब भी वो उसके बारे में सोचती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और
वो अपने कमरे में अकेले में जोर जोर से चिल्लाती रहती है। 5 पर्वतारोहियों की एक टीम एक ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी के पास 2 पेड़ों के बीच टेंट लगाकर बैठी हुई थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक तरफ अलाव जला हुआ था। आसपास के घने जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थी। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। हमें यहाँ आए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं। अभी तक उस विशाल यतिमानव को देखना तो दूर, हमने उसकी परछाई भी नहीं देखी। हम सभी उसे देखने के लिए बहुत बेताब हैं। ना जाने कब हमारा और उसका सामना होगा। अरे हाँ, वो लिली कहाँ चली गई? अगर यति ने उसे देख लिया तो जरूर उठा ले जाएगा। वो जॉन के साथ गई है। तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। डोंट वरी, आ जाएगी। मैं जाकर आता हूँ। इसके बाद हम अपने मिशन पर आगे बढ़ेंगे। ओके डियर। कुछ देर हो गई और जो वापस नहीं आया। जंगली जानवर की भयानक आवाजें आ रही थीं। सभी साथियों को जो की चिंता सताने लगी। जो कहाँ रह गया? अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। कहीं ज्यादा दूर तो नहीं चला गया? यहाँ तो हर तरफ खतरा है। मैं देखता हूँ। जेम्स ने जैसे ही टेंट के बाहर कदम रखा, दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। उसने ध्यान से सुना, वो जो की ही आवाज थी। हेल्प हेल्प हेल्प! जॉन कम, जल्दी आओ, जल्दी आओ! जेम्स आवाज की दिशा में देख रहा था। उसे कुछ दूर झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी और कुछ गोरिल्ला की तेज आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे जू की आवाज आनी बंद हो गई। जेम्स उसी दिशा की तरफ दौड़ता चला जा रहा था। वहां जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी। कुछ जंगली भेड़िए आसपास भटक रहे थे। उसे कुछ बड़े पैरों के निशान दिखाई पड़े। वो पास से बड़े ध्यान से देखने लगा। वे किसी के बहुत बड़े पैरों के पंजों के निशान थे। अचानक जेम्स जोर से चिल्लाया, जो, तुम कहाँ हो? गॉम्स, जॉन, जल्दी आओ! कुछ देर के बाद गोम्स के साथ साथ जॉन और लिली भी दौड़ते हुए वहां पर आ गए। क्या बात है जेम्स, तुम चिल्लाए क्यों थे? जो कहाँ है? जो का कोई पता नहीं चल रहा है। वो इसी तरफ आया था और ना जाने कहाँ चला गया। मैंने उसकी चीख सुनी थी। यहाँ पर कुछ झाड़ियां भी हिली थी। इसके बाद में जब यहाँ आया तब यहाँ कोई भी नहीं था। ये देखो, किसी के लंबे पैरों के निशान। ये तो बहुत बड़े पैरों के निशान हैं। हो सकता है ये यतिमानव के पैरों के निशान हो। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यतिमानव उसे लेकर? ये हो सकता है। हमें उसकी तलाश करनी होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। वे सभी पैरों के निशान देखते हुए आगे बढ़ गए। बर्फबारी बढ़ रही थी। वे सभी पहाड़ पर आ गए। बहुत सारी बर्फ जम चुकी थी। वे सभी जो को पुकार रहे थे। उनकी आवाज पहाड़ से टकराकर वापस आ रही थी। वहां से बहुत दूर एक तालाब के पास एक पेड़ के पीछे उन्हें एक लंबी परछाई दिखाई दी। वहां से कुछ भयानक आवाजें आ रही थी। जो, तुम कहाँ हो? जो, कहाँ हो? जो, वो देखो, जो की पिस्टल पड़ी है। हाँ, ये तो जो की ही पिस्टल है। मुझे तो किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने किसी यतिमानव या किसी जानवर को देखा था? नहीं,
मैंने सिर्फ झाड़ियों को हिलते हुए देखा था। इसके बाद जो की साफ साफ चीख सुनी थी। एक बात तो पक्की है कि जो किसी मुसीबत में फंस चुका है। पैरों के बड़े निशानों को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि जो को यतिमानव या कोई बड़ा प्राणी उठाकर ले गया है। हमने किसी यति को तो कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो बड़े भयानक होते हैं। उनके पैर लंबे और पंजे बड़े होते हैं। हमने अभी जिन पंजों के निशान देखे वे भी काफी बड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि यति बहुत ही खतरनाक प्राणी है। उसने हमारे एक प्यारे साथी को गायब कर दिया है। अब तो रात होने को है, हमें अपने टेंट की तरफ चलना चाहिए। कल सुबह हम फिर से जो की तलाश करेंगे। ओ गॉड, हमारे जो की रक्षा करिए। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। जॉन अपने सभी साथियों के साथ वहां से लौटने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था। उन्हें फिर कुछ दूरी पर एक लंबी काली और धुंधली आकृति दिखाई दी। डरावनी तेज आवाजें आ रही थी। बेचारा जो न जाने किस हाल में होगा। ओ गॉड, उसकी रक्षा करना। हमें कल किसी भी तरह से उसका पता लगाना होगा। वे सभी अपने टेंट में लौट चुके थे। उनके टेंट की रोशनी के अलावा आसपास पूरा अंधेरा फैल चुका था। दूर कुछ जंगली कुत्तों की आवाजें आ रही थी। ये सभी लोग जो को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गोम्स पेशाब करने के लिए बिस्तर पर से उठा और बाहर जाने लगा। गोम्स संभल कर, ज्यादा दूर मत जाना। रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। थैंक्स मेरे दोस्त, मैं यहीं टेंट के करीब ही रहूंगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यति मानव को भी कुछ दिखाई नहीं देगा। उस मनहूस यति मानव का नाम मत लो। उसने हमारे एक प्यारे साथी को गायब कर दिया है। कुछ देर के बाद गोम्स की आवाज आई। ओह नो, ओह माय गॉड। गोम्स, क्या हुआ? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मेमना तो गया बेचारा। क्या हुआ मेमने को? उस अजगर ने उसे निगल लिया। बहुत ही भयानक अजगर है। तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। गोम्स जल्दी से अंदर आ गया और फिर दोनों बातें करने लगे। गोम्स ने टॉर्च की रोशनी में जॉन को कुछ दिखाना चाहा। वो देखो, जंगली कुत्ते शिकार कर रहे हैं। यहाँ तो बस मौत का खेल चलता रहता है। एक जीव दूसरे जीव को मारने खाने की कोशिश में लगा रहता है। सचमुच यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। आओ लिली, ज्वाइन अस। लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। हम सभी लोगों की नींद भाग गई है। जेम्स को देखो, बार बार करवट बदल रहा है। मैं भी जाग रहा हूँ। हम सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। हम जब तक जो को ढूंढ नहीं लेंगे, चैन की नींद नहीं आएगी। ये चारों आपस में बातें कर रहे थे। इनके टेंट से कुछ दूर झाड़ियों के पास किसी गोरिल्ला की भयानक तेज आवाज सुनाई दी। जंगली कुत्तों की भी आवाजें आ रही थी। झाड़ियां हिल रही थी। बी अलर्ट, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है यति मानव फिर से वापस आ गया है। झाड़ियों के पीछे कोई छाया दिखाई पड़ रही है। वहां जाना यानी मौत के मुंह में कदम रखना है। अचानक एक जंगली कुत्ता धड़ से कराते हुए भौंकने लगा। इसके बाद ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी ने दबा दी हो। इसके बाद बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी। इसी बीच गोरिल्ला की भयानक आवाज फिर से उभर गई। क्या यही यति मानव की आवाज है? गोरिल्ला जैसी ही आवाज है, लेकिन तेज है। हमने उसकी आवाज तो सुन ली है, लेकिन उसे देखने का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। उसके पास जाने की कोशिश यानी मौत से आंखें मिलाने वाली बात हो जाएगी। कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा फैल गया। सूरज की किरणें जमीन को छू रही थी। ये चारों साथी भी बाहर आ गए। वे उसी झाड़ी के पास पहुंच गए और उन्होंने वही बड़े पैरों के निशान फिर से देखे। उन्होंने अपने साथी जो की तलाश जारी रखी।
उन्होंने चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें एक पहाड़ी बुजुर्ग नागरिक दिखाई दिए। उन्हें जॉन ने आवाज दी, अंकल जी इधर आइए। क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, मैं इसी इलाके में 65 साल से रहता हूँ। क्या आपने कभी यति मानव को देखा है? सच कहूँ तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके बड़े पैरों के निशान देखे हैं। उनके बारे में मैंने अपनी दादी की कहानियों में सुना है। मैंने सुना है वो बहुत भयानक और नरभक्षी होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें देखने वाला उनके बारे में बताने के लिए जीवित नहीं रह पाता है। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है। मैं यहाँ कई बार आता हूँ। कई लोग यति मानव के बारे में बताते हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। जॉन गोम्स और उनके साथियों ने मिलकर चारों तरफ जो को बहुत ढूंढा। उनके साथ साथ क्षेत्र के अधिकारियों ने भी जो की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस घटना के बाद वहाँ के सभी लोग बहुत डर गए थे। वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। आज तक किसी ने स्पष्ट रूप से यति मानव को नहीं देखा है। बीच बीच में यदा कदा कोई न कोई घटना सुनाई पड़ जाती है, लेकिन यति मानव आज भी इंसान के लिए एक पहेली है। ब्लडी मैरी। एक बड़ी सी हवेली के अंदर रात के समय अचानक रोशनी गायब हो जाती है। बाहर तेज तूफान में हवा के तेज झोंके वहां की शांति भंग कर रहे हैं। हल्के अंधेरे में किसी के कदमों की आहट। अचानक कदमों की आवाज तेज और तेज होती जाती है। एक बड़े से पुराने दरवाजे के खुलने की चरचराहट भरी तेज आवाज। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ती है। वो रास्ते में कई मोमबत्तियों को जलाते जा रही है। उसका चेहरा खामोश है। वो एक दर्पण के पास 4 मोमबत्तियां और जलाती है। कमरे में 2 नौजवान और एक युवती सोफे पर बैठे हुए हैं। सभी उस युवती को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उस युवती का नाम रोजलीन है। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सॉरी फॉर ट्रबल। यहाँ आए दिन बिजली चली जाती है। हाय रोजलीन, हम लोग ठीक हैं। आप कैसी हो? फर्स्ट क्लास। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इट्स वंडरफुल। बहुत सुनसान इलाका है। लुक्स वेरी डेंजरस। लगता है बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ। रोजलीन, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। यहाँ की आदत जो हो गई है। अब तो जंगली जानवरों की आवाजें भी बहुत प्यारी लगने लगी हैं। इसी बीच जंगल से कुछ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आने लगती हैं। क्या यहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलें भी रहती हैं? व्हाट? भूत प्रेत चुड़ैलें? आई डोंट बिलीव। ऐसा लगता है कभी तुमने देखा नहीं है। ब्लडी मैरी का नाम सुना है? हाँ, ब्लडी मैरी की कहानी तो बहुत मशहूर है, सभी जानते हैं। ब्लडी मैरी के बारे में तो मैंने भी सुना है। ऐसा कहते हैं कि 2 कैंडल जलाकर मिरर के सामने रखकर अगर कोई 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले ले तो वो वहाँ प्रकट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। दिस इज ऑल रबिश। सारा ब्लडी मैरी की बात सच है। वो बहुत ही डेंजरस वैम्पायर रही हैं। इंग्लैंड में लोग उसके नाम से आज भी कांपते हैं। ये सब वहम की बातें हैं। हकीकत की दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं है। लोगों ने कहानियां बना ली है। मुझे कोई साक्षात दिखाए तो मैं यकीन करूं।
तुम्हें एक दिन यकीन आ जाएगा। रात को खाना खाने के बाद सारा और रोजलीन एक कमरे में सोने के लिए आ गईं। उसके दोनों फ्रेंड्स दूसरे कमरे में सो गए। रोजलीन और सारा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सारा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो ब्लडी मैरी को बुलाया जाए। जो इस दुनिया में नहीं है वो भला कैसे आएगी? अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो बुला सकती हो। इतना कहकर रोजलीन छत पर चली गई और सारा अकेले कमरे में लेटी रही। जंगली जानवरों की आवाज फिर से आ रही थी। सारा उठी और मिरर के पास पहुंच गई। उसकी नजर जलते हुए कैंडल पर गई। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसने कुछ सोचा और वो मिरर के सामने आकर बैठ गई। वो कुछ देर तक सोचती रही। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, सोचती रही। वो कुछ देर तक खामोश रही और चारों तरफ देखती रही। इतने में कुछ आहट हुई। कुछ बर्तन अचानक गिरे और उनकी आवाजें गूंजती रही। सारा अपनी नजर उस तरफ गड़ाए हुए थी। किसी के आने की आहट हुई। अचानक एक बिल्ली वहां से कूदकर बाहर आई और भाग गई। सारा ने राहत की सांस ली और कुछ देर तक खामोश रही। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। सारा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छाई रही। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रही। कुछ आहट सी हुई। सारा को ऐसा लगा जैसे रोजलीन ऊपर से नीचे आ रही है। फिर सन्नाटा छा गया। इसके बाद चमगादड़ और उल्लुओं की आवाजें आने लगी। इसके बाद कुछ देर तक कुछ भी ना हुआ। सारा समझ गई कि ब्लडी मैरी की बातें सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये क्या? अचानक मिरर हिलने लगा। भयानक आवाजें आने लगी। सारा डर के मारे कांपने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अकेली होने के कारण वो और डरने लगी। उसने देखा मिरर से कोई भयानक चेहरा उभर आया है। दो भयानक हाथ उसके गले की तरफ बढ़ गए। दूसरे ही पल सारा छटपटा रही थी। उसका गला जख्मी हो गया था। उसने किसी तरह अपना गला छुड़ाया और वहां से भाग चली। वो बीच में गिरी, उठी और फिर भागने लगी। ब्लडी मैरी के रूप में साक्षात मौत ही उसका पीछा कर रही थी। तेज आवाज, भयानक आवाज, कुछ चीखें सन्नाटे को भंग कर रही थी। सारा भागती रही, भागती रही। भागते भागते वो एक कमरे में तेजी से चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहां वो बेहोश हो गई। उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है। बहुत भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। किसी भयानक अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। रोजलीन छत पर से नीचे आ चुकी थी। उसकी नजर ब्लडी मैरी पर पड़ गई। ब्लडी मैरी की पीठ रोजलीन की तरफ थी। रोजलीन जोर से चीखी और भागने लगी। भयानक ब्लडी मैरी रोजलीन के पीछे भाग चली। रोजलीन के दोनों फ्रेंड्स ने जब ये दृश्य देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वे उल्टे पांव दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गए। उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था।
हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भला मौत के लिए भी कोई दरवाजा खोलता है? चुपचाप पड़े रहो। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे ये तो रोसलिन की आवाज है। जल्दी से दरवाजा खोलकर बंद कर लो। तू ही खोल ले, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। पहले फ्रेंड ने दरवाजा खोलकर रोजलिन को झट से अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सारा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इस ब्लडी मेरी को किसने बुलाया? अब तो यहाँ रहना मौत को दावत देना है। ऐसा लगता है उन्होंने उसका कई बार जिक्र किया था, सो वो हकीकत में ही चली आई। अब इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? अरे हाँ, मुझे याद आया, हमें पादरी एंटनी जी को बुलाना होगा। रोजलिन ने फादर एंटनी को फोन लगाया और कुछ देर के बाद ही वो हवेली में हाजिर हो गए। वो जैसे ही हवेली के अंदर हॉल में आए, उन्होंने देखा ब्लडी मैरी ने रोजलिन की फ्रेंड सारा को दबोच रखा है। सारा की मौत लगभग तय थी। फादर एंटनी ने अपने हाथ में क्रॉस लेकर ब्लडी मैरी को तेज आवाज में पुकारा। ब्लडी मैरी, रुक जाओ, सारा को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे छोड़कर पीछे हटो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं फिर से कहता हूँ, छोड़ दो उसे। इतना सुनकर ब्लडी मैरी ने सारा को छोड़ दिया। अपने चेहरे से भयानक आवाजें निकालने लगी। ब्लडी मैरी, गो अवे। ब्लडी मैरी धीरे धीरे पिछड़ने लगी। उसके मुंह से भयानक आवाजें अब भी निकल रही थी। वो कुछ ही देर में देखते देखते अदृश्य हो गई। चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया। सारा खांसती हुई, लड़खड़ाती हुई धीरे से उठी और आगे बढ़कर रोजलिन से लिपट गई। ड्रैकुला। बात 1930 की है। जैक अपने दो भाई हैरी और केविन के साथ सर्दियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव सिएटल आया होता है। एक दोपहर को तीनों घर में बैठे होते हैं, तभी हैरी बोलता है, चलो ना भैया, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। दिस आफ्टरनून इज सो बोरिंग। हाँ भैया, प्लीज चलो। नो यार, मुझे नहीं जाना। मेरा मन नहीं है, तुम दोनों जाओ। जैक भैया, जोली भी आ रही है मिलने। सुबह बात हुई थी मेरी उनसे, पर कोई नहीं, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्या? जूली भी आ रही है? फिर तो मैं भी चलूंगा। हैरी और केविन एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। वे तीनों जूली से मिलने जाते हैं। जूली उनके बचपन की दोस्त होती है और जैक और जूली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाय जूली, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम बताओ। वे सब बातें कर रहे होते हैं और पूरा गांव घूम रहे होते हैं। जंगल के कुछ करीब आकर एक कब्रिस्तान होता है और जैक की नजर एक पुराने घर पर पड़ती है जो कि बहुत पुराना होता है। जूली, कल वहाँ मुझे इस घर में शाम को मिलना। यहाँ कोई नहीं आता। जूली मुस्कुराकर हाँ कर देती है। अगली शाम को जैक और जूली उसी घर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम जी भर के बातें कर सकते हैं। तुम्हें पता है इस घर के बारे में? ये एक ड्रैकुला का घर है। आज से 100 साल पहले इस गांव में चमगादड़ों का आतंक बढ़ गया था। जहाँ देखो वहाँ चमगादड़ उड़ते रहते और आए दिन किसी न किसी को खरोंच कर घायल करते रहते। एक दिन विक्टर नाम का एक व्यक्ति अपने घर की तरफ लौट रहा था और तभी उसे एक काली बिल्ली दिखती है जिसकी आंखें एकदम लाल होती हैं और वो उस बिल्ली को देखकर डर जाता है। अरे, इतनी डरावनी बिल्ली किसी राक्षस से कम नहीं लग रही है। तभी वो बिल्ली उसके पास आती है और उसके पैर पर नाखून मार देती है और एक उड़ता हुआ चमगादड़ उसकी गर्दन पर निशान छोड़ देता है। विक्टर बुरी तरह तड़पने लगता है। अचानक से उसके दांत नुकीले होने लगते हैं और नाखून बढ़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए।
विक्टर जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसका पूरा रूप बदल चुका होता है और वो एक भयानक ड्रैकुला बन जाता है और उसे खून की प्यास लगती है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपनी पत्नी का खून पी जाता है, पर उसकी प्यास शांत नहीं होती और वे अपने तीनों बच्चों का भी खून पी जाता है। गांव में ड्रैकुला का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। फिर एक रात वो अपने खून से एक पहाड़ी पर लिखता है, मैं 100 साल बाद फिर आऊंगा। ऐसा लिखकर वो अपने घर में गायब हो जाता है। वाह, क्या मजेदार कहानी थी। हाँ थी तो। अब सच थी या झूठी ये तो नहीं पता, पर कहते हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं और ड्रैकुला कभी भी जाग सकता है। चलो जूली, बहुत डरावनी बातें हो गई, बहुत वक्त हो गया है। कल फिर मिलते हैं यहाँ इसी वक्त। उसी रात गांव में फिर से चमगादड़ों का आतंक आ जाता है। चारों तरफ शोर मचने लगता है और उस घर के तहखाने में ड्रैकुला की आंख खुलती है। अगली शाम जैक जूली से मिलने जा रहा होता है, तभी हैरी उसे रोकता है। भैया, आप हमारे साथ नहीं रहते हो, बस जूली के साथ ही रहते हो। आज आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे साथ खेलो। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं। तुम लोग अपना काम करो, समझे? ठीक है, तो आज आना ही मत कर, वहीं रहो उसी घर में बंद। जैक जूली का उसी घर में इंतजार कर रहा होता है। आज जूली को आने में बड़ी देर हो गई, क्या बात है? तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था। जैक को कुछ अजीब सा लगता है। अचानक से उस घर के ऊपर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। ये दरवाजा तो तहखाने की तरफ जाता है, लेकिन ये खून के निशान किसके हो सकते हैं? जैक धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और तहखाने में चला जाता है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे 2 आंख चमकती हुई दिखती हैं और वे आंख उसके करीब आती है तो वो एक बिल्ली होती है। जैक जैसे ही मुड़ता है तो देखता है कि जूली की लाश लटक रही होती है और उसका बदन खून से लथपथ है। जूली, क्या हुआ तुम्हें? जैक जूली की मौत के सदमे में होता है कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे डरता हुआ पीछे देखता है तो एक भयानक ड्रैकुला उसके पीछे खड़ा होता है। जैक जैसे ही भागने की कोशिश करता है, ड्रैकुला उड़कर उसके पास आता है और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगता है। जैक की भी मौत हो जाती है। जैक की माँ जेनी उसका इंतजार कर रही होती है और घबरा रही होती है। हैरी, केविन कहाँ है? तुम्हारा भाई, तुम्हें कुछ पता है क्या? कितना वक्त हो गया है? मम्मी, भैया रोज जूली से मिलने जाते थे, शायद उन्हीं के साथ होंगे। तभी पूरे गांव में तूफान आने लगता है और चमगादड़ चारों तरफ फड़फड़ाने लगते हैं। जैक की नानी ये सब देखकर डर जाती है। लगता है ड्रैकुला वापस आ गया है। उसने कहा था कि वो वापस आएगा और वो आ गया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका खून पी जाएगा। क्या? कैसी बात कर रही हो मम्मी? अभी 100 साल नहीं हुए हैं, अभी तो। जैक की माँ अचानक से चुप हो जाती है और कैलेंडर देखती है तो विक्टर की घटना को पूरे 100 साल हो गए होते हैं। जैक कहाँ होगा? अभी तक घर नहीं आया। मैंने ही उनसे कहा था कि घर मत आना, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। वो दोनों जंगल के पास पुराने घर में रोज मिलते थे। क्या? वो घर तो विक्टर का था। सभी लोग घबरा जाते हैं
और गांव में ड्रैकुला का आतंक फिर से छा जाता है। हैरी को लगता है कि उसका भाई जैक उसकी वजह से घर नहीं आया। हैरी अपने भाई जैक को ढूंढने उसी घर के पास चला जाता है। जैक भैया, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा, आप घर चलिए प्लीज भैया, आप कहाँ हैं? तभी एक चमगादड़ की आंख से लाइट निकलती है और तय खाने में ड्रैकुला के सामने हैरी की तस्वीर आ जाती है। ड्रैकुला उस हैरी को देखकर उसका खून पीने की राह देखने लगता है। वो चमगादड़ों को अपने वश में करता है और सारे चमगादड़ उड़ते हुए हैरी के पीछे आ जाते हैं। हैरी उनसे बचने के लिए भागता है और उस घर में घुस जाता है और सीधा तय खाने में चला जाता है। उसे अपने चारों तरफ खून दिखाई दे रहा होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो हाँफने लगता है। तभी उसे जूली और जैक की लाश दिखाई देती है। भैया, भैया! तभी उसके सामने ड्रैकुला आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चीख पड़ता है। ड्रैकुला उसके पास आ रहा होता है। तभी जेनी वहाँ जैक और हैरी को ढूंढती हुई आ जाती है। वो अपना क्रॉस का लॉकेट ड्रैकुला के माथे पर लगाती है और ड्रैकुला दर्द से फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो मरते मरते हैरी के गर्दन में अपने दांत गाड़ देता है। जेनी हैरी को छुड़ाती है और ड्रैकुला कई टुकड़ों में बंटकर चमगादड़ बनकर उड़ जाता है। हैरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, पर जैक और जूली। जेनी और हैरी दोनों बच्चों के गम में रोने लगते हैं। अगले दिन हैरी बेड पर आराम कर रहा होता है। तभी उसे अजीब सा लगने लगता है। उसकी अचानक से आंख खुलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखता है। हैरी के दांत नुकीले होने लगते हैं। तभी उसका छोटा भाई केविन वहाँ आता है तो हैरी को उसे देखकर खून पीने की तलब लगती है और वो उस पर झपट्टा मारकर उसका खून पी जाता है और खिड़की से कूदकर वापस उसी घर में चला जाता है। और एक बार फिर एक नए ड्रैकुला का आतंक सिएटल गांव में हो जाता है। द जिन। ये बात 1927 की है। मेरे माँ बाप दोनों की मौत एक हादसे में हो चुकी थी और मैं अपनी नानी सबीना के साथ बगदाद में ही रहा करता था। मैंने नानी से हर बार अपने माँ बाप की मौत के बारे में जानना चाहा, मगर वो हमेशा ही मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। धीरे धीरे अब मैं 8वीं कक्षा में आ गया। नानी, अब मुझे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना होगा, मुझे आशीर्वाद दो। हाँ बेटा, खूब पढ़ाई करो और तरक्की करो। कौन से रास्ते से तुम स्कूल जाओगे? नानी, वो गांव के बाहर तालाब के पास जो पगडंडी है ना, बस वहीं से जाऊंगा मैं। पगडंडी? वो तालाब वाली पगडंडी? नहीं, उस तालाब के पास से मत जाना तू। नानी, मगर क्यों? मगर अगर कुछ नहीं, बस मैंने मना कर दिया ना, उस तालाब के पास कोई नहीं जाएगा। उस दिन नानी ने मुझे तालाब के पास जाने से मना तो कर दिया, मगर मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं पगडंडी वाले रास्ते से ही स्कूल जाऊंगा। धीरे धीरे मेरे 2 और दोस्त भी बन गए थे, अफरीन और हमजा। हम तीनों उस तालाब वाले रास्ते से ही स्कूल जाते थे। तुमको पता है उमर, मेरी अम्मी कहती हैं इस तालाब के पास कोई जिन रहता है जो बरसों पहले भी काफी लोगों को खा गया था। बाद में उसको एक डब्बी में बंद करके यहीं वापस फेंक दिया गया। क्या बात कर रही हो अफरीन? मेरी नानी भी मुझे हमेशा यहाँ आने से मना करती है, मगर मुझे तो अब भी ये लगता है कि ये बहुत शांत जगह है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब के अंदर से 2 काली आंखें उनको
को देख रही होती हैं और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। आफरीन को एहसास होता है कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। कौन है वहाँ? कौन? कोई नहीं है आफरीन, तुम भी ना बिल्कुल फट्टू हो। तभी दूर एक औरत उनको रोते हुए दिखाई देती है, जो फटे हुए कपड़ों में वहाँ एक बाल्टी लिए बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है। अरे ये रो क्यों रही है? उमर, इसके पास मत जाओ, पता नहीं कौन है। मुझे तो डर लग रहा है। शाम भी हो गई है, चलो यहाँ से तुम दोनों। कैसी बातें कर रही हो आफरीन, डरपोक, हम दोनों है ना तुम्हारे साथ। तीनों उस औरत के पास पहुँचते हैं। आप रो क्यों रही हैं? आज पूरे दिन में मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। ऊपर से मेरे हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उस तालाब में गिर गए। मैं अब अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं तो मर जाऊंगी इसी तालाब में कूदकर। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। कहाँ गिरे हैं आपके हाथ से पैसे? मुझे बताइए, मैं निकाल कर लाता हूँ और हम मछली पकड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। उमर, कैसी बातें कर रहे हो? अंधेरा बहुत हो गया है और याद है ना, नानी ने मना किया है तालाब के अंदर जाने से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो तुम, कुछ नहीं होगा। मैं इनकी मदद किए बिना घर नहीं जाऊंगा। तभी फिर से तालाब में दो आंखें दिखाई देती हैं और हल्की सी हलचल होती है। कोई अजीब सा साया है जो धीरे धीरे मचलने लगता है, जो पहले सांप जैसा दिखाई देता है और फिर अचानक छिपकली में बदल जाता है। बार बार वो तेजी से अपना रूप बदल लेता है। आफरीन पीछे मुड़कर देखती है, मगर उसको फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उमर और हमजा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं तालाब में जा रहा हूँ। उमर अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। अचानक पानी में हलचल बहुत तेज हो जाती है और उसके हाथ एक छोटी सी डब्बी आती है। अरे ये डब्बी कैसी? दिखने में भी अच्छी है, मैं घर ले जाऊंगा इसको। उमर खूब सारे सिक्के लाकर उस बूढ़ी माँ को पकड़ा देता है और मछली पकड़ने में भी उसकी मदद करता है और साथ लाई हुई डब्बी भी सबको दिखाता है। डब्बी को देखते ही औरत की आंखों का रंग लाल हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और तालाब के पानी में भी अचानक से हलचल होने लगती है। देखो, डब्बी मिल गई। पूरे 200 साल बाद आज मुझे ये डब्बी मिल गई। मुझे पता था तुम ये काम कर दोगे। ये डब्बी मुझे दे दो अब। 200 साल बाद आप कैसी बातें कर रही हो? ये डिब्बी मेरी है, मैं इसको निकाल कर लाया हूँ तालाब से, इसको नहीं लौटाऊंगा मैं। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है, अब भागो यहाँ से। तीनों वहाँ से भागने ही लगते हैं कि बूढ़ी औरत अचानक से कुत्ते का रूप ले लेती है और उनके पीछे भागने लगती है। उसकी आंखें बहुत ही भयंकर होती हैं। तभी अचानक उसके पंख उग जाते हैं और वो दूसरे रूप में आकर उनका पीछा करने लगती है और अचानक से भागते हुए उमर से डब्बी छीन लेती है। बस बहुत भाग लिया, अब ये डब्बी मेरी है। आज पूरे 200 साल बाद मैं जिनसे मिलूंगी। मुझे पता था सिर्फ तुम मुझको उससे मिलवा पाओगे। और ये सब बोलते बोलते वो उमर के हाथों से डब्बी छीनकर उसको खोल देती है। डब्बी खुलते ही उसमें से अचानक तेज धुआं निकलने लगता है और उस धुएं में से एक नीले रंग का बहुत ही बड़ा आदमी अचानक से बनने लगता है, जिसके ऊपर का शरीर तो दिखाई देता है और नीचे का शरीर सांप के जैसे पूंछ वाला होता है। वाह, आज पूरे 200 सालों बाद मुझे आजादी मिल गई। और देखते ही देखते वो जिन उस औरत में घुस चुका होता है। उसके मुंह से आग निकलती है, दांत पूरे पीले हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही सांप की पूंछ के जैसे उसके शरीर में घुस रहा होता है।
तीनों बच्चे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से और तेजी से भागने लगते हैं, मगर जिन उनसे भी तेजी से भागकर फटाफट ओमर को पकड़ लेता है और मुंह से कुछ एसिड जैसा उसके ऊपर फेंक देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखते ही देखते जिन ओमर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके मुंह से सांप की पूंछ के जैसी चीजें निकल रही होती हैं, बिल्कुल टेंटिकल्स के जैसे। आंखें लाल हो जाती हैं। अचानक ही तेज बारिश होने लग जाती है और ये सब देखकर आफरीन और हमजा बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं और ओमर की नानी के घर पहुंचकर उसको सब कुछ बताते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरे मना करने पर भी तुम लोग वहाँ क्यों गए? वो जिन था मेरे बच्चों, उमर के माँ बाप को भी ये जिन खा गया था। इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ जाने से मना करती थी। जिन क्या होता है नानी? जिन किसी भी रूप में आते हैं बच्चों। वो शैतान भी होते हैं और अच्छे भी। वो किसी भी जानवर या इंसान में घुसकर उसके जैसे ही बन जाते हैं। उनके 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, शैतान, मरीद और इफरीत। वो 20 किलो से लेकर 200 किलो तक का वजन उठा लेते हैं। कुछ जिनके पंख होते हैं तो कुछ सांप के जैसे। कुत्ते और सांप उनके दोस्त होते हैं। यहाँ तक कि कुत्ते तो जिन को देख भी सकते हैं। तो क्या हमारा उमर अब कभी ठीक नहीं होगा? अब मुझे हातिम बाबा के पास जाना होगा। वो ही कुछ तरकीब बता पाएंगे। तुम दोनों अपने घर जाओ बच्चों। ये बोलकर नानी हातिम बाबा के पास पहुंच जाती है। हातिम के कमरे में चारों तरफ जादुई पेंटिकल्स लगे होते हैं। तरह तरह की जादुई जानवर और शक्तियाँ उसके कमरे में दिखाई देती हैं। आओ, आ जाओ। वो मेरे बच्चों को डब्बी वाले जिन ने। कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। वो बच्चे गए ही क्यों तालाब के पास? अब वो डिब्बी पूरे 200 साल बाद खुली है। कयामत होगी, कयामत। मैं उमर को यहीं बुलाता हूँ, मगर ये याद रखना, आज एक जान की बलि ये जिन लेकर जाएगा। हातिम जोर जोर से पाठ करने लगता है और आग जला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ उमर, जो कि अब जिन बन चुका है, वहाँ आता है। उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और आंखें एकदम लाल होती हैं। उसके कमरे में आते ही पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे जब तक कोई और घर नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगा और पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। हातिम जोर जोर से पाठ करता रहता है। थोड़ी ही देर में उसकी शक्तियों और जिन की शक्तियों में बहुत लड़ाई होने लगती है। उमर के शरीर से सांप के मुंह जैसा जिन निकलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। क्यों निकाला मुझे उमर के शरीर से? मैं अब इस बुढ़िया में घुस जाऊंगा। और इससे पहले कि हातिम कुछ कर पाता, जिन अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नानी के अंदर घुस जाता है। नानी तड़प कर गिर जाती है। वहीं उमर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और हातिम जिन को एक दूसरी अभिमंत्रित डब्बी में कैद करने लगता है। छोड़ दो इस बुढ़िया को, वरना अब मुझे तुमको इस डिब्बी में कैद करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हो तुम? मत बांधो मुझे उस डब्बी में। मैं छोड़ दूंगा इस बुढ़िया को। जो तुम बोलोगे वही करूंगा। तुम मेरे आका बन जाना आज से। मगर हातिम लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और जिन धीरे धीरे नानी के शरीर से निकलकर डब्बी में हवा के रूप में आकर बंद हो जाता है। नानी अचानक नीचे गिर पड़ती है। उमर भागकर उनके पास जाता है, मगर तब तक वो मर चुकी होती हैं। तुम्हारी नानी मर चुकी है उमर, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमको उनकी बात माननी चाहिए थी। अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं उस जिन को आज तक नहीं भूल पाया हूँ।
बस मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी नानी ने भी दुनिया छोड़ दी, जिनकी दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है। ब्लैक नन। बात 1989 की है। इंग्लैंड के एक पीजी में 3 लड़कियां शेरिल, एग्नेस और डायना एक साथ रहा करती थीं। तीनों अलग अलग जगह जॉब किया करती थीं और धीरे धीरे तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। एग्नेस, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? मैं तो बस एक अमीर लड़के से शादी कर लूंगी ताकि सारी जिंदगी आराम करूं। ओह गॉड। और शेरिल, तुम? मैं तो अपने बैंक के काम से बहुत ही खुश हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दोनों मिलजुल कर कमाएं और घर चलाएं। बस यही मेरी विश है। तू और तेरा बैंक का जॉब। भाई, मुझे तो बस ऐसा पति चाहिए जो बस जोरू का गुलाम बनकर रहे। थोड़े दिनों बाद शेरिल का बर्थडे होता है। एग्नेस और डायना मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान करती हैं और रात को उसके आने से पहले कमरे को सजाने का प्लान बनाती हैं। मगर एग्नेस, उसका बर्थडे तो रात को 12 बजे है। वो तो ऑफिस से पहले आ जाएगी और हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एक काम करो, मैं रूम डेकोरेट करती हूँ और तुम उसको ऑफिस से आज कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ और रात को 12 बजे तक वापस ले आना। वाह, ये आइडिया ठीक लग रहा है। मैं उसको अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती हूँ। और डायना ऑफिस खत्म होने से पहले ही शेरिल के बैंक पहुँच जाती है। अरे डायना, तू यहाँ क्या कर रही है? सोचा तुझे इस बोरिंग वर्क के बाद मूवी दिखाने ले चलूं। चलेगी ना? अरे अचानक क्या जची तुझे? और एग्नेस किधर है? वो तो मुझे पता नहीं। आज बस हम दोनों ही मूवी देखने जाएंगे। और इस तरह से डायना बहाना बनाकर शेरिल को अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती है और उधर दूसरी तरफ एग्नेस उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। रात को मूवी देखने के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी थी डायना, थैंक यू। इट्स ओके यार, कितना बोरिंग बैंक का काम करती हो तुम। यू डिजर्व सम एंटरटेनमेंट। दोनों गप्पे मारते मारते लौट ही रही होती हैं कि अचानक से एक औरत उनके सामने आ जाती है। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत होती है और उसने एक नन के जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो चलती भी ऐसे है मानो हवा में तैर रही हो। शेरिल और एग्नेस उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाते हैं। कौन है आप? डायना शेरिल के पीछे ही खड़ी रहती है, डर के मारे आगे नहीं आती। तुमने मेरे भाई पीटर को देखा है? पीटर? वो कौन है? मैं किसी पीटर को नहीं जानती। तुम बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करती हो ना? हाँ। तो भी तुम पीटर को नहीं जानती? मेरा भाई था वो। कहाँ है वो? शेरिल, चलो यहाँ से। मत जवाब दो उसे। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो यहाँ से। तुम मेरे भाई पीटर को जानती हो? वो यही बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करता था। नहीं जानती मैं, पता नहीं कौन है वो। नहीं जानती? और वो नन चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ती है और शेरिल की गर्दन पकड़ लेती है। अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं और उससे आंसुओं की बजाय खून की धारा बहने लगती है। उसके नाखून भी अचानक बहुत ही लंबे हो जाते हैं। वो गर्दन से शेरिल को हवा में ऊपर उड़ा देती है और खुद भी उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। डायना ये सब देखकर पीछे हट जाती है। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। वो औरत शेरिल को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर पटक देती है और शेरिल का सर जमीन से टकराकर फट जाता है और उससे खून बहने लगता है और वो रहस्यमयी औरत हवा में उड़कर गायब हो जाती है।
डायना आगे बढ़कर शेरिल को संभालती है, मगर तब तक उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। शेरिल, उठो उठो, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो, एग्नेस ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, उठो। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ जाती है। वो शेरिल को उठाकर ले जाते हैं। डायना रोते रोते पुलिस स्टेशन में बयान दे रही होती है। तभी वहाँ एग्नेस भी आ जाती है। एग्नेस, हमारी शेरिल चली गई। बर्थडे वाले दिन ही वो हमें छोड़कर चली गई। उस औरत ने शेरिल को मार डाला। कौन औरत? कौन थी वो? थोड़ा डिटेल में बताएंगी आप? और उसका स्केच भी बनवा दीजिए। डायना रोते रोते सब रिपोर्ट्स लिखवा देती है और स्केच आते ही सब देखते हैं कि वो औरत किसी ब्लैक नन जैसी दिखती है। देखिए, रोइए मत। हमें भी अफसोस है आपके दोस्त के जाने का, मगर उसका केस नॉर्मल नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करेंगे, मगर ये केस मुझे ब्लैक नन का लग रहा है। जिंदा इंसान को तो हम पकड़ लें, मगर मरे हुए का क्या करें? ब्लैक नन, मरा हुआ इंसान, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर रॉबर्ट समझा पाएंगे। आप प्लीज उनके पास जाइए। मैं उनका एड्रेस आपको देता हूँ। वो कौन है? वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और ब्लैक नन पर रिसर्च कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट? वो कौन होते हैं? ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो शैतानी ताकतों और उन चीजों पर रिसर्च करते हैं जिन पर नॉर्मल लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। दोनों डायना और एग्नेस अगले ही दिन अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि उनके रूम में बहुत ही हल्की लाइट है और अजीब अजीब सी मशीनरी लगी होती है। दूर कॉर्नर में एक पेंटेकल भी बना हुआ होता है, जिसके पास में डॉक्टर खुद बैठे होते हैं। आओ डायना एंड एग्नेस, कैसी हो? आप हमें जानते हैं? हाँ, मुझे इंस्पेक्टर ने आप दोनों के बारे में सब बता दिया था। मैं शेरिल के केस का भी रिसर्च करूंगा। उसकी फोटो लाई हो? हाँ। रॉबर्ट उसकी फोटो पेंटेकल के बीच में रख देता है और उसको गौर से देखता रहता है। रॉबर्ट मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगता है। मेरा शक सही था, ये सब ब्लैक नन का ही काम है। सॉरी, तुम्हारे दोस्त भी उसका शिकार हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। मगर क्यों? आखिर थी कौन वो? क्योंकि सजा उनको दी जा सकती है जो नॉर्मल इंसान हो। ब्लैक नन तो एक रूह है। आज से बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन सारा व्हाइटफील्ड और पीटर खुशी खुशी रहा करते थे। पीटर की नौकरी शहर में बैंक ऑफ इंग्लैंड में लग जाती है। सारा, मेरी नौकरी लग गई है और अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, मगर मेरी चिंता मत करना। मैं तुमको पैसे भेजता रहूंगा और तुमको मिलने भी आता रहूंगा। पीटर शहर आ जाता है और बैंक की जॉब ज्वाइन कर लेता है। शुरू में तो वो ईमानदारी से काम करता है, मगर धीरे धीरे उसको जल्दी पैसा कमाने की बुरी लत लग जाती है और वो बैंक के पैसे को सट्टे पर लगाने लग जाता है। मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा। मगर पीटर के फ्रॉड की बात मैनेजमेंट में ऊपर तक पहुंच जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बहुत दिनों तक उस पर केस चलता है और ब्रिटिश कानून उसको फांसी की सजा सुना देती है। इस तरह से पीटर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उधर सारा व्हाइटफील्ड को जब महीनों तक पीटर का अता पता नहीं लगता, तो वो खुद शहर आ जाती है और बैंक में अपने भाई का पता लगाने जाती है। मेरा भाई पीटर कहाँ है? हमें नहीं पता। बैंक का स्टाफ बहुत दिनों तक सारा से सच्चाई छुपाए रखते हैं, मगर वो अब रोज रोज अपने भाई का पता लगाने के लिए वहाँ आने लगती है। मेरा भाई कहाँ है? हमें नहीं पता, वो आया ही नहीं काफी दिनों से। सारा को दाल में कुछ काला लगता है और वो पीटर की पूछताछ करने के लिए रोज बैंक आती रहती है। एक दिन बैंक वाले थक कर उसको सच्चाई बता देते हैं, जिससे सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। सारा की बुरी हालत देखकर बैंक के लोग उसको जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान करते हैं, बशर्ते कि वो बैंक आना छोड़ दे। कुछ समय बाद सारा की मौत हो जाती है और उसको बैंक के पीछे के कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। मगर अचानक कुछ समय बाद सारा वापस बैंक में कुछ लोगों को दिखाई देने लगती है और वो सबसे अपने भाई का पता पूछती रहती है। आपने मेरे भाई पीटर को देखा?
नहीं। और सारा ब्लैक नन में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी उसकी बातों का जवाब देता है वो गुस्से में उसका सर पटक पटक कर उसे मार देती है। आपके दोस्त शेरल के साथ भी वही हुआ। वो ब्लैक नन के गुस्से का शिकार हुई है। मगर हमारी दोस्त बेवजह मारी गई, आखिर उसकी गलती ही क्या थी? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर मरे हुए इंसान को कभी वापस भी तो नहीं लाया जा सकता ना। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर ब्लैक नन फिर किसी और मुसाफिर को मार देती है और वो आज भी शहर में खौफ की वजह बनी हुई है।